बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। जिस तरह लास्ट वीक हमने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की, आज स्पोर्ट्स क्लब को अल्हम्दुलिल्लाह शो को 1 साल भी होने को जा रहा है। और इसमें मैं जहां अपने आप को देख रहा हूं, उधर अपनी पूरी टीम को, अपने चैनल को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे बड़े जो मेन स्टेक होल्डर है वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के बगैर हमारी सक्सेस पॉसिबल नहीं थी। जिस तरह आप लोगों ने इस शो को पसंद किया, आप फैंस ने अपना फीडबैक दिया और इसी चीज़ों की मदद से हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारी सक्सेस इसी तरह, ये जर्नी आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहेगा और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक लेके आते रहें। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वीक में बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुई। लास्ट 2 वीक के अंदर क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर काफ़ी कुछ हमने देखा। लास्ट वीक जैसे हमने बात की कोचेस का चेंज होना, इस वीक ने हमारे पास चेयरमैन आ चुके हैं रमीज़ राजा, उनके इनिंग्स का आगाज़ होता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उस पर भी कोशिश करेंगे डिटेल में आज बात कर सके। फिर जो बड़ा ही ज़्यादा सैड इंसिडेंट हमने देखने को मिला वो फ्राइडे वाले दिन, जब न्यूजीलैंड की टीम ने मैच से कुछ देर पहले खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीज़न पेश की और उन्होंने कहा कि इस वजह से हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। उनकी गवर्नमेंट ने उनको आगे मैसेज कन्वे किया और उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस सीरीज़ से। इस पर बड़ी ज़्यादा डिबेट कल परसों से होती आ रही है, काफ़ी क्वेश्चन मार्क भी छोड़ दिए। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना डेंट करेगी, कितना ये नुकसानदेह है, कितना हार्टफुल है ये, और कितना ज़्यादा पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग चीज़ ये है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की जा रही हैं। उनको ओवरऑल हम कोशिश करेंगे आज के शो में कि समराइज़ भी किया जाए और क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन बेसिस के ऊपर ये ऐसा हुआ और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और किन चीज़ों के ऊपर न्यूजीलैंड को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए और पाकिस्तानी बोर्ड और गवर्नमेंट को अब क्या मैयर लेने चाहिए। इन सबसे बात करने के लिए हमारे साथ जो शो में गेस्ट मौजूद हैं, जैसे आपको पता है कि हर वीक हम एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ बात करते हैं, वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनकी रिकग्निशन तो ओबियसली क्रिकेट है। उन्होंने एक पहले ही टेस्ट मैच के अंदर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि अपने मैच पहले ही इनिंग्स टेस्ट मैच के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर 100 किया, जो दुनिया क्रिकेट की जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है ये सेकंड बैट्समैन है जिन्होंने ये किया। लॉरेंस के बाद लॉरेंस रोफ थे जिन्होंने पहले किया और दूसरे ये पाकिस्तानी बैट्समैन थे। और फिर उसके बाद इनके एनालिस्ट के तौर पे भी हम अब इनको देख रहे हैं और ये कोचिंग की तरफ भी आ चुके हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी जो लोग क्रिकेट को समझते हैं बिल्कुल पहचान के होंगे। हमारे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली यासर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कोई मसला नहीं। थैंक यू फॉर हैविंग जी। हमारे लिए तो आज स्पेशल शो है कि हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। आज बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे और वी आर लकी इनफ कि आज हमारे साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। एनी प्लेजर इज माइन। मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आपके चैनल को। थैंक यू सो मच माशाल्लाह। और अल्लाह करे कि तरक्की करे आपका चैनल और भी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया यासर भाई। ये सारे टॉपिक जैसे मैंने इंट्रो में बात की, इन पे आज से लंबी आपका इनपुट लेंगे। आपकी माशाल्लाह बड़ी यकीन ऑब्जर्वेशन भी है चीज़ों के हवाले से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपकी रिकग्निशन क्रिकेट थी, अब एज ए एनालिस्ट भी हम माशाल्लाह देख रहे हैं, बड़े दबंग किस्म के आपके एनालिसिस हमारे सामने आते हैं। अब ये तीसरा रोल इस साल आपने कोचिंग का भी ले लिया, तो ये ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, किस जर्नी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप समझते हैं कि एज ए प्लेयर, कोच या एज ए एनालिस्ट? देखिए इरफान, बात यह है कि सबसे पहले तो हम क्रिकेटर है ना, ठीक है। क्रिकेट खेली और क्रिकेटर होने की वजह से जो क्रिकेट खेली, जितना अर्सा हमने ग्राउंड में गुजारा, क्रिकेट को आप, ये ऐसी चीज है कि जितना एक्सपीरियंस होता है प्लेयर उतना वो उस पे चीजें खुलती हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज विजडम। तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 सवा 200 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और बहुत सी चीजों का तो बिल्कुल जब एंड में बंदा आता है तो इंसान को पता चलता है कि यार ये भी थी और ये भी मैं कर सकता था। और फिर उसके बाद बंदा सिखाने के अमल में चला जाता है। फिर उसके बाद बात करने के काबिल हो जाता है कि ऐसी बात करनी चाहिए कि जिसमें वो कहते हैं ना कि बैलेंस बात हो, जिससे दूसरा फायदा हो, ऑडियंस को फायदा हो। स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं, जो क्रिकेट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, या फिर क्रिकेट जो फैंस हैं। ऑब्वियसली हमारे मुल्क की अच्छी बात यह है कि क्रिकेट को हर कोई समझता है। और अब तो खैर से सोशल मीडिया भी आ गया, तो
हर बंदे की अपनी एक राय होती है, एक स्टेटमेंट होती है। यासर भाई वो कहते हैं ना और पाकिस्तान में हर बंदा क्रिकेट को समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है और डॉक्टर भी है। ये तीन प्रोफेशन तो हमारे हर बंदे के पास है, जिससे बात कर ले। हाँ जी बिल्कुल। और ये तो मतलब ये जो आपने तीसरी बात की है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर भी है वाकई। अच्छा जो भी बीमारी होती है, जुकाम की दवाई का पता है, मतलब खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू जी कर जी देते जी हैं, जी विच जी। इज नॉट। अच्छा यासर भाई, डॉक्टर्स के पास लोग मजबूर है ना, मजबूर है। बहुत से डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे जी हैं, जी जी। लेकिन बहुत डॉक्टर्स जो है ना वो बेचारे बस, वो भी बस थोड़ा सा अच्छा यासर भाई, मैं ये है आगे कि डिस्कशन को बढ़ाने से पहले लास्टली एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा आपके हवाले से जो डिस्कशन हो रही है। आप माशाल्लाह जिस तरह डेब्यू किया और जिस तरह आप बैट्समैन के तौर पे शुरू में आपने आगाज़ किया, हमें लगता था कि एक ऐसा बैट्समैन है शायद जो 18-20 साल हमें सर्व करेगा। बड़ी यंग एज में आप आ गए, लेकिन ओनली यू प्ले 25 टेस्ट मैचेज और 56 ओडीआईज। तो क्या लगता है कि क्या ऐसी रीज़न बनी कि यासर हमीद उसको उस लेगेसी को जो कंटिन्यू करना चाह रहा था नहीं कर पाए? देखिए जब मैं टीम में था तो मेरा एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो हम लोग लाइन में 5-6 ओपनर्स लगे हुए थे, जहां पे जो परफॉर्म नहीं करता था, इवन हमारे 30-35 भी जो थे वो नजर नहीं आते थे, हम्म। ठीक है। 50 नहीं करते तो अगला मैच मिलता था। तो ये एक तो ये रीजन थी कि यार हमारा बहुत ज्यादा दौड़ लगी होती थी कि ये वाली सीरीज अगर यासिर हमीद फ्लॉप होता है तो अगला ओपनर तैयार है, वो फ्लॉप होता है तो फिर अगला तैयार है। तो एक तो ये नंबर वन ये रीजन थी। नंबर टू फिर मैं यही समझता हूँ कि अपनी थोड़ी सी कोताही हो जाती है इंसान से, वो मेहनत में कमी आ जाती है। और यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि आपके करियर में आपने जो अचीवमेंट्स की है उस वक्त भी उसका क्रेडिट भी आप ही लेते हो। जी जब आप नाकामी का सामना करते हो तो आप फिर ये पॉइंट फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस चीज पे बिलीव रखता हूँ ठीक। कि आप खुद ही दूसरे को मौका दोगे, क्योंकि ये एक ये दुनिया जो है ना इसमें अपनी अपनी दौड़ है सबकी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है जो कि जो सोच है, जो मकसद है, एजेंडा है, वो एज ए नेशन एक होना चाहिए कि यार हमने इस मुल्क के लिए करना है। और इस मुल्क के लिए चाहे हमें हार्श डिसीजन लेने पड़े, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता है कि आप एक प्लेयर अगर वो पाकिस्तान के लिए उस वक्त अच्छा नहीं है या वो उधर सूट नहीं कर रहा तो आप उसको सिलेक्ट नहीं करते, जी। आप किसी यंगस्टर को आप प्रेफर करते हैं। अभी हमारी सिलेक्शन में भी ये चीज नजर आई। अच्छा यासर बहुत भाई, से लोग मैं कह रहे इस पे बाद में बात करूंगा, एंड पे बात करेंगे। पहले अभी जो हॉट टॉपिक है थोड़ा उस पर आपका इनपुट ले लें हम। अच्छा यासर भाई, जैसे फ्राइडे को मैच होने जा रहा था, उससे 1 घंटा पहले टीवी पे न्यूज़ आना शुरू हुई कि 2-3 प्लेयर न्यूजीलैंड के उनके कोविड हो गया और उसकी वजह से मैच थोड़ा डिले से स्टार्ट होगा। फिर थोड़ी देर वेट किया गया, टॉस से 2:30 पे मैच शुरू होना, 2:30 के करीब जाके न्यूज़ ये आ गई कि वो अपने स्टेडियम आने से भी इनकार कर दिया और शायद फिर थोड़ी देर के बाद फिर न्यूज़ आ गई कि उन्होंने अपने आप को सीरीज से खेलने से इनकार कर दिया और पोस्टपोन हो गई है सीरीज। अभी ये भी देखना पड़ेगा कि या कैंसिल हुई है या पोस्टपोन हुई है, ये भी एक अलग डिबेट है। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रेसिडेंट, किसी बहुत बड़ी जेन्युइन सीरीज कैंसिल हुई है लेकिन किसी बड़ी रीज़न की वजह से होती है, जिस तरह पहले भी एक दफ़ा न्यूजीलैंड खेल रही थी, हमारे साथ इंसिडेंट हो गया एक ब्लास्ट का तो वो चले गए। तो क्रिकेट के अंदर ये प्रेसिडेंट तो मौजूद है लेकिन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न इतनी जल्दी 11th आवर के ऊपर कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, लोअर लेवल पे भी नहीं क्रिकेट में मिलता कि कोई टीम खेलने से इनकार कर दे। और 5 डेज से वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान में थे, डेली प्रैक्टिस के लिए आ रहे थे। उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो प्रेसिडेंट वाला दिया गया था, हेड ऑफ स्टेट वाला दिया गया था और उनकी टीम डेलीगेशन जो 2 वीक पहले आया दे वर सेटिस्फाइड, तो तभी उन्होंने टीम भेजी। अच्छा, रिजर्वेशन की बात करें तो उनके कुछ मेन प्लेयर रिजर्वेशन रखते थे जिसकी वजह से वो खेलने नहीं आए। चले वो एक सेपरेट डिबेट है, वो उनके बोर्ड की और उनकी हद तक बात है। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका न्यूजीलैंड बोर्ड का डिसीजन, फिर हमारे पीएम इंटरवीन किया, सबसे हेड ऑफ स्टेट जब इंटरवीन कर रहा है तो मेरा ख्याल है पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। तो क्या लगता है कि ये कितना उनकी तरफ से बुरा डिसीजन था, ये ओवरऑल क्रिकेट को कितना डेंट करेगा? क्योंकि स्पोर्ट्स जो होती है, मेरा मानना ये कि ये रिलीजन से और पॉलिटिक्स से बियॉन्ड और सेपरेट चीज़ है, उसको साथ लिंक अप नहीं करना चाहिए। तो ये एक तो क्रिकेट के लिए कितना डैमेजिंग है और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये 2009 के बाद ये ऐसा इंसिडेंट होना, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रौनकें बहाल हो रही थी, जिम्बाब्वे आई, फिर अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका आई, फिर जिम्बाब्वे को देखा हमने और वेस्ट इंडीज़ ने भी दरमियान में एक टूर किया, अभी हमारी कश्मीर प्रीमियम लीग हुई, PASL का एक लेग इधर हुई।
तो ये किस तरह देखते हैं सारी चीज़ों को? यासिर हमीद एज ए क्रिकेटर कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा एक अफसुर्दा सा दिन था कल क्रिकेट के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कभी नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि कभी नहीं हुआ ऐसा, क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि टीम ग्राउंड पे पहुंची हो और मतलब पहुंची भी नहीं थी वो टीम, मेरे ख्याल से होटल से ही नहीं जी, गए, होटल से नहीं आई। होटल से ही नहीं गए। बिल्कुल अनअंडरस्टैंडेबल है। मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेंज डिसीजन है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ क्या है। सबसे पहले तो वो जिस चीज की बात कर रहे हैं वो फिर वो उन्होंने अभी तक कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दी, वो चीज नहीं बताई गया जिसकी वजह से ये इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया है। बट मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और पाकिस्तान जिन हालात से पिछले 10 साल 12 साल में गुजरा है, उसके बावजूद हम लोगों ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, हमने जी चैंपियन ट्रॉफी जीती, हम टेस्ट के नंबर 1 टीम बने। जी ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई विल स्टैंड विद चेयरमैन स्टेटमेंट के ये सब कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने क्रिकेट खेली और हम लोगों ने अचीव किया है। जी तो वी हैव राइज अगेन। ठीक है, हमने अपनी उसी तरह अपनी क्रिकेट खेलनी है। हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह वेल स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं सारे। अगर आप बाबर आजम को देखो, अगर आप रिजवान की बात करें, और भी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैब्लिश प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने ग्राउंड के सामने नहीं खेल पा रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक उनके लिए एक डायलेमा है। मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक डायलेमा तो नहीं, मैं उनके लिए ये कहूंगा कि एक अनलकी है बेचारे बहुत ज्यादा, कि अपने ग्राउंड के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनों के सामने परफॉर्म करने का उसका एक अपना यासर भाई, टेस्ट होता है। एक चीज मुझे बताइए कि एक क्रिकेट अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेलता, और अगर कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर वो स्पोर्ट्स उसके कंट्री के अंदर नहीं हो रही, तो ये उसको कितना डैमेज करती है? और ये कितना हमें ऑलरेडी हम जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स तो ऑब्सोलीट होगी, क्रिकेट तो फिर भी चले सर्वाइव कर रही है। स्क्वाश हमने देखा, हॉकी देखा, ना होने की वजह से अपने कंट्री के अंदर इतना डैमेज हुआ कि अब वो हमें नज़र ही नहीं आ रही स्पोर्ट्स। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोबारा 2-3 साल हम पीछे चले गए और स्पोर्ट्समैन और ये स्पोर्ट्स के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ है? देखिए, मैं नहीं समझता कि हम पीछे नहीं गए। कोई ऐसा, ठीक है, नुकसानदेह चीज हुई है। हम लोग एज ए नेशन, एज ए क्रिकेटर, सबको तकलीफ हुई है, सब अफसुर्दा भी है, सारा कुछ है। लेकिन अगर हम इन चीजों पे सोचेंगे ना कि यार हम पीछे चले गए, हम ये हो गया, हम वो हो गया, तो वाकई हम फिर पीछे चले जाएंगे। अभी हमारे पास हमारा अपना ब्रांड है, PSL है, उसके बाद KPL, एक 2 लीग्स और खड़ी करें हम। ठीक है, आपस में खेले, फॉरेन प्लेयर्स उस वक्त तो आते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसे मिल रहे होते हैं, उनका अपना डिसीजन होता है। ठीक है, उस वक्त वो आते हैं। ठीक है, अगर हम फिर ट्राई, मतलब PCB को हम फिर कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लैंड आए, जो भी ऑस्ट्रेलियन टीम है सबको फिर इनवाइट करे पाकिस्तान में। लेकिन अल्टरनेटिव फिर वो वही बात है कि UAE जो है हमारा होम है, ठीक है, अल्टरनेटिव उधर बात करके रखें, यार हम अपनी होम सीरीजेस यहाँ पे खेलेंगे। एटलीस्ट जो सीरीजेस हैं, जो होम सीरीजेस है, वो खेलें तो सही ना। ठीक है, पहले भी तो खेल रहे थे। जी ठीक है, उसके अगेंस्ट हम ये है कि PSL हम टोटली हम पाकिस्तान में कराएं, चाहे जो मर्जी हो जाए, फॉरेन प्लेयर आते नहीं आते, जो आते उनको खिलाएं। यासर भाई, इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है। कई लोगों का स्कूल ऑफ थॉट, जैसे आप कह रहे हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे UAE में खेलें या कहीं और खेल सकते हैं। कुछ प्लेयर्स का स्टांस ये भी मैंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में खेलना और अब कहीं नहीं खेलना चाहिए, हमें एक लाइन खींचनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन भी ले लें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी नेशन या पाकिस्तानी टीम वो टीम है, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखना शुरू करें तो 96-97 में श्रीलंका के जो हालात थे, तमिलनाडु और वो जो सारा उनकी गवर्नमेंट के इश्यूज थे, पाकिस्तानी पहली टीम थी जिसने जाके ऑफिशियल दौरा किया और सारा कुछ वो सक्सेसफुल हुआ और उनको खड़ा किया। फिर जिम्बाब्वे कोई टीम नहीं जाती थी, हम उधर गए। फिर अगर पास में और कई हमारे पास इसके प्रेसिडेंट अवेलेबल हैं। रिसेंट पास के अंदर बात करें तो जैसे कोविड आया तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी, पाकिस्तानी टीम वाज द फर्स्ट टीम जो इंग्लैंड जाके खेल के आई। फिर इवन न्यूजीलैंड हम गए, न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च का वाकया हमें नहीं भूलना चाहिए, कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 10 मिनट के फासले पे बांग्लादेश की टीम थी, बट पाकिस्तानी टीम उधर गई, उन फैमिली से मिली, उस मस्जिद में गई, एक सॉलिडेरिटी शो की उनके साथ। हम हर टीम के साथ खड़े होते हैं, हमेशा क्रिकेट के लिए बियॉन्ड जाते हैं, बट हमारी जब टर्न आती है तो कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल प्लेयर के ऊपर बात कर लें या टीम लेवल के ऊपर बात कर लें।
तो ये आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है कि हम खड़े होते हैं, हमारे साथ खेलने को कोई तैयार नहीं होता, और डिप्लोमेटिक वे के ऊपर गवर्नमेंट और ये एम्बेसडर जो हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये डिप्लोमेसी का रोल कितना प्ले कर सकती है इस चीज़ के लिए? देखिए, इस पे बहस करना मेरे ख्याल से इसलिए मैं फजूल समझता हूँ कि अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने स्टेट लेवल की आपने सिक्योरिटी फ्राहम की है, जी ठीक है, कोई भी न्यूज आती है जी कहीं से होएक्स कहते हैं ना इसे, जी। जो कि पता नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है, उसका पता नहीं है यार ये किसी वेरीफाइड अकाउंट से भी नहीं है, मतलब ठीक। वैसे ही एक आम बंदा होता है और कोई बात कर ले, आप उसको बना के और वो कर ले, फिर इसके बाद क्या मतलब आप रह जाते हैं, मुझे बताएं। जी इसके बाद कुछ रह, अगर आप कल को कुछ भी कोई बात करे तो टीम नहीं आए, तो अब इसका कोई ये हल तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करेंगे कि यार वो मैं बात नहीं करना चाहता, मैं इस टॉपिक को रिलीजियस की तरफ नहीं ले जाना चाहता, या पॉलिटिकल मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ, मैं मतलब ये होना चाहिए, मेरी जो सोच है, मैं ये समझता हूँ कि हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो, ठीक है। अगर हम नंबर 1 की वनडे की टीम बने, नंबर 1 की हम टेस्ट की टीम बने, नंबर 1 की T20 की टीम बने, आप मुझे बताएं, फिर अगर कोई टीम नहीं आती तो ना आए। हम चैंपियन है ना, हम तो देखे। बात ये है कि आई नो, बिल्कुल ये बात जरूर है कि होम क्राउड पे खेलने से हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन उसके अल्टरनेटिव हमें अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस हम दे सकते हैं यार। उसके बहुत से तरीके हैं। आप अपनी लीग है, PSL हुआ है, ठीक है, PSL आप कराएं, PSL में अपनी टीमें बढ़ाएं, ठीक है, मैचेस ज्यादा करें, फिर एक और लीग खड़ी करें यार, एक और लीग खड़ी करें, इंडस लीग के नाम से खड़ी कर दें, कोई आप बोलान लीग के नाम से खड़ी कर दें, एक आपकी KP लीग है, ठीक है, कुछ नया करें, कुछ वनडे की लीग शुरू कर दें, ठीक है, कोई 30 ओवर्स लीग स्टार्ट कर दें। जरूरी तो नहीं है कि जो दुनिया कर रही है हम वही करें, ठीक है। अगर वो इस तरह कर रहे तो आप भी कोई ऐसा कोई नया कर रहे हैं कि यार लोग कहे कि यार वाकई यार ये देखो ना, ये अब ये कौम है, ये अब अपने पाँव पे खड़ी हुई। जी, यासर हमीद से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। यासर हमीद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यासर भाई, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। अभी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं आप, जैसे आप कह रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए भी जैसे हमारे चेयरमैन रमीज राजा का भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना। आपकी बात ही वो ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं कि हमें बड़े सैड मोमेंट है हम पूरे नेशन के लिए, फैंस के लिए, उनके लिए भी, कि उनका न्यू जर्नी था अभी बिल्कुल, और उधर ही उनको पहली इनिंग्स के ऊपर ही एक हिट पड़ गई। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ने के 3-4 पॉइंट्स हमारे ज़हन में आते हैं। एक तो ये है कि हमें ICC लेवल पे बात करनी है, जो कि रमीज राजा कह चुके हैं। दूसरा ये है कि अगर लेट्स सपोज हमें, मेरा तो मानना ये है कि डैमेजेस क्लेम करने चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाना चाहिए, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो पूरी दुनिया के अंदर कि कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ मजाक नहीं कर सकता। मैं तो मजाक ही समझूंगा कि आप आए हो, सारी सिक्योरिटी मिली, आपको श्योरिटी दी गई, हेड ऑफ स्टेट आपको श्योर कर रहा है, और आप ब्लंडर मारते हुए विदाउट गिविंग एनी रीज़न आप भाग रहे हो। तो ये तो पूरी दुनिया को एक चैलेंज होना चाहिए, और प्लस इनको डबल ट्रिपल डैमेजेस लेने चाहिए, जितना नुकसान पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी हुआ वो भी क्लेम करने चाहिए। तो आपकी नज़र में एज ए प्लेयर या एज ए एनालिस्ट आप क्या समझते हो, इनके अलावा और क्या स्टेप्स हैं? क्या हमें सीरीज़ का भी बाइकआउट करना चाहिए इनके साथ? क्या अब हम कभी न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे या कहीं किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे? तो क्या आप समझते हैं क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें? देखिए इरफान भाई, बात यह है कि स्टेप्स तो हमें लेने हैं, ठीक है, स्टेप्स तो लेने हैं, लेकिन हमने तरीके से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। ठीक है, हम कल गुस्से में थे, हमने पूरी कौम ने गुस्सा शो किया, ठीक है, हमने गुस्से में बात की, हम आज भी हमें गुस्सा है, लेकिन हम हक पे है ना, हम इस वक्त हक पे हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला हक का साथ देता है, ये हमारा बिलीव है, ठीक है, कोई मसला नहीं, अभी ये हो गया, नेवर माइंड, और हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। जिस तरह रमीज भाई ने बात की है, हम अपना ICC में जो आप जो बात कर रहे हैं, हम अपना केस लेके जाएं, बिल्कुल डैमेजेस हम क्लेम करें, ठीक है, हम जो डैमेजेस हैं वो क्लेम करें, ठीक है। उसके बाद इसका क्या इफेक्ट हो सकता था, जिस तरह आपने बात की है, इंग्लैंड की टीम को भी आना चाहिए, ठीक है, इंग्लैंड की टीम को हमने उनका बुरे टाइम में साथ दिया है, श्रीलंका का हमने बुरे टाइम में साथ दिया था, वो आए, ठीक है, बांग्लादेश आई,
साउथ अफ्रीका आई, ठीक है। अब इनको भी इस किस्म का स्टैंड लेना है यार, इनको भी पता होना चाहिए कि यार ये भी दुनिया है, ये भी इन लोगों ने भी कल ये वक्त जो है गुजर जाता है, ठीक ठीक है। कल का किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता है, ठीक है। लेकिन हमें अपने प्लान्स इस तरह के करने हैं कि हमने अपनी जो है स्टेप्स इस तरह के लेने हैं कि जो एक जबरदस्त अच्छे स्टेप्स हों, सफारती सतह पे भी, डिप्लोमेसी भी, क्रिकेट बोर्ड भी, हर तरह से प्लेयर्स भी, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हम लोग भी, हमारी भी अच्छी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए कि यार जिससे हम अपने नेशन को ऑब्वियसली बैक करें, हम अपने प्लेयर्स को बैक करें। दिस इज अ ग्रेट लॉस फॉर एवरीवन, ठीक है। हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि क्रिकेट नहीं हो रही। अगर हम क्रिकेट नहीं भी खेले तो हमें अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करता देखते हैं तो हमें खुशी होती है, ठीक है। इवन दो हमने छोड़ दिया क्रिकेट, लेकिन फिर भी हमें खुशी होती है। हम चाहते हैं कि यार पाकिस्तान नंबर 1 टीम बने, ठीक है। ये हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम बने। उसके लिए मेरा मानना तो है कि जिस तरह मैच की तैयारी हो रही थी, बिल्कुल एक जैसे पीएसएल भी होता तो एक ईद का फेस्टिवल की तरह के पूरा माहौल बन रहा था। जैसे पिंडी में था, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर की सड़कें पूरी होर्डिंग से भर चुकी थी, तो बड़ा एक खूबसूरत माहौल था। चले थोड़ा सा मैं आपके होने का आज मजीद फ़ायदा उठाता हूँ, कुछ और डिस्कशन भी करते हैं हम। इसी वीक की सबसे बड़ी अपडेट भी थी, वो ये थी कि रमीज़ राजा जो हैं वो चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जो चेयरमैन पीसीबी बने। एक तो इनकी तैनाती को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गेम के लिहाज से वो कंटिन्यूसली जब से क्रिकेट छोड़ी तो वो कमेंट्री की तरफ आ गए, पूरी दुनिया की क्रिकेट को समझते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को, क्योंकि जो तबसरा करते हैं तो ओबियसली नॉलेज के साथ अवेयरनेस नहीं होगी तो आप उस तरह के एनालिसिस दे नहीं सकते। तो एक उनकी तैनाती को कैसे देखते हैं, और उसके साथ साथ आप ये कैसे देखते हैं कि अभी उनके आते ही जैसे कोचेस पहले ही चले गए। कल मैं वकार यूनुस की स्टेटमेंट एक सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें पता था कि हमें इन्होंने निकाल देना है, तो इसीलिए हमने खुद से रिज़ाइन दे दिया। तो फिर कोचेस के ऊपर भी आपसे मैं लेना चाहूँगा कि उसके बाद जैसे उन्होंने अभी फ़िलहाल अब्दुल रज़ाक और शुक्लान को किया था, अनफॉर्चुनेटली वो अभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी दिखा नहीं सकेंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि सीरीज़ ही कैंसिल होगी। तो अभी मैथ्यू हेडन और फ्लैंडर को उन्होंने एज ए बॉलिंग कोच अपॉइंट किया। तो ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं रमीज़ राजा की अपॉइंटमेंट को आप? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि रमीज़ भाई ने 40 साल तक क्रिकेट की ग्राउंड में भी और खेले भी हैं, उन्होंने अचीव किया है। कप्तान एज ए कैप्टन वो पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है, वर्ल्ड कप की 92 की विनर टीम का हिस्सा थे। फिर वो कॉन्टेम्प्रेरी जो क्रिकेट है उसको वो समझते हैं कि जो जदीद क्रिकेट है उसको किस तरह उनके जो कमेंट्री में हमने उनको सुना है, जिस तरह उनको एडमायर किया जाता है एज ए वॉइस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी बड़ी प्रिसाइज थी, बड़ी टू द पॉइंट थी और बड़ी क्लैरिटी थी उसमें कि वो उनके पास माशाल्लाह फ्यूचर का प्लान नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट इट शुड गो अहेड, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने अभी की हैं मैथ्यू हेडन की और वार्नर फ्लैंडर की, मैं समझता हूँ कि ही हैज अ कीन ऑब्जर्वेशन और उनको कीन नॉलेज है क्रिकेटर्स की एबिलिटी का, जो एक्स क्रिकेटर्स भी हैं इवन, क्योंकि जब आप कमेंट्री बॉक्स में होते हो ऑब्वियसली आपकी इंटरेक्शन होती है प्लेयर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, मीडिया के साथ। जो फ्लैंडर है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि यार इसने ज्यादातर साउथ अफ्रीका में आउट किए, वहां का बॉलर है, लेकिन एक उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी जो कि कन्विंसिंग होगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो गेम की अंडरस्टैंडिंग है वो कन्विंसिंग हो। जब आप अपना स्पेशली प्लेयर को जब मैसेज आप दे रहे हो तो वो समझ रहा हो कि यार ये मुझे क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे ये बात करना चाह रहा है, किस चीज की बात करना चाह रहा है। एक इसी के साथ एक और डिस्कशन में भी चीज आती है और काफी टाइम से आ रही है कि एक टेन्योर में हम फॉरेन कोच रखते हैं, उसको हटाते हैं, फिर हम लोकल कोच ले आते हैं, फिर लोकल कोच से फिर फॉरेन कोच पे आते हैं। तो ये कोई 20-25 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, जब से मैंने क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, इसी तरह चल रहा है। लेकिन मेरी जितनी प्लेयर से इंटरेक्शन होता है, जब भी बात होती है, तो मोस्टली मुझे यही कहते हैं कि हमें फॉरेन कोच सूट करता है, वो किसी नेपोटिज्म फेवरेटिज्म में नहीं जाता। जो लोकल कोच होता है उसके कई शुरू में ठीक होता है, बट लेटर ऑन वो फेवरेटिज्म इन चीज़ों में चला जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है, नेपोटिज्म हमारे कल्चर का पार्ट है, वो इंडक्ट हो जाती है। तो आप तो एज ए प्लेयर भी इतना टाइम खेलते रहे, अभी भी आपकी प्लेयर से इंटरेक्शन होता होगा, आपके माइंड में क्या आपको लगता है कि लोकल कोच ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या फॉरेन कोच है? जैसे अभी आपने कहा कि
अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कोच के साथ, कोच भी आपको अंडरस्टैंड करे, वो अपना जो मैसेज है वो डिलीवर भी कर पाए। तो मोस्टली लड़के अभी भी हमारे उस तरह पढ़े लिखे नहीं है, बट ये है कि गोरा कोच किसी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये एक मुझे चीज़ बड़ी वैलिड लगती है फॉरेन कोच के हवाले से। आपका क्या स्टांस है इस पर? देखिए, ये तो कैरेक्टर होता है ना, अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो ये चीज तो अगर हम लैक कर रहे हैं, अगर हमारे कोचेस ये चीज लैक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो अडॉप्ट की जा सकती है ना। ठीक है कि आप कंप्रोमाइज ना करो। तो ये बात तो है कि प्लेयर्स जो है वो शायद ये बिल्कुल ये सुनने में आता है कि यार वो कंप्रोमाइज नहीं करता फॉरेन कोच, और वो उसकी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती, जो टीम के लिए बेहतर लग रहा होता है वो कर रहा होता है। बट बहुत से प्लेयर्स को हमारे फॉरेन कोच, जिस तरह मिकी आर्थर है, उसके टाइम में, बाबर आजम उसके टाइम में बने, ठीक है, और इमाद वसीम जो थे वो परफॉर्मर थे उसके टाइम में, ठीक है। लोकल कोचेस जी, और लोकल कोचेस भी जिस तरह मोहसिन हसन खान कोच थे, बड़े सक्सेसफुल कोच रहे पाकिस्तान के, असद शफीक, मोहम्मद हफीज, ये सब परफॉर्मेंस कर रहे थे, यूनिस भाई थे, और भी आप देखे तो एक वो था, फिर जावेद भाई थे, जावेद भाई हमारे जब कोच थे, हम लोग की जो लॉट थी उनकी उसमें परफॉर्मेंस कर रही थी। और फिर बॉब वुल्मर आए, बॉब वुल्मर ने बहुत से प्लेयर्स पे काम किया, बहुत से प्लेयर को इस्तेफादा हुआ उनसे, जिस तरह मलिक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस भाई वगैरह, ये सारे जो है उस वक्त उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकल हो या फॉरेन हो। मैं इस चीज पे आई डोंट बिलीव दिस के फॉरेन कोच होगा तो वो लोकल को वो प्लेयर के साथ ज्यादा अच्छा है, या लोकल कोच है वो फॉरेनर के वो प्लेयर्स के साथ ज्यादा अच्छा है। देखिए, जिसने क्रिकेट खेली हुई है वो अंडरस्टैंड करता है। हाँ, एक चीज आप सही कह रहे हैं, जब लोकल कोच की ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए कि वो रेजिस्ट कर सके प्रेशर्स को, जो चेंजिंग्स होती है टीम में, जो फेवरेटिज्म है, उससे निकल के अगर हमारे अपने लोकल कोचेस हो तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं तो इस चीज को समझता हूँ कि यार क्यों नहीं हमारे लोकल कोचेस होने चाहिए। फॉरेनर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आज न्यूजीलैंडर्स इज वन ऑफ द पोलाइटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। यासर मीर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। वो तो आधे रास्ते में तो हमारे कोचेस भी छोड़ के चले गए। सबका मानना ये था कि इस वर्ल्ड कप तक जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, बट वो तो जर्नी से पहले ही आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, वो टीम को भी और बाकी पीसीबी को भी। तो मेरा आपका नहीं ख्याल कि वो उनको ये एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करना चाहिए था? अगर पीसीबी सैक करता तो दैट इज सेपरेट थिंग, वो उसको फेस करते और सामने आते ही खुद से भाग जाना। तो आप क्या समझते हैं, ये दिलेराना फैसला तो नहीं लग रहा? बड़ा टिमर्ड अप्रोच नजर आई। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा देखते, रुकते, फेस करते, देखते, शायद चीजें वैसी ना होती जो शायद वो एज्यूम कर रहे थे, शायद चीजें चेंज होती। और बट दिस इज ओवर ओपिनियन, मे बी वो फैक्ट्स के ज्यादा क्लोज हो, ठीक है, उनको ज्यादा जो है वो समझ आ रही हो। तो ये तो हमारी अजम्पशन है ना कि ये होता वो होता। बट जो डिसीजन लिया है कोचेस का भी, मैथ्यू हेडन का, और स्पेशली मैं कहूँगा मैथ्यू हेडन जो है, उन्होंने जो क्रिकेट की है अपने टाइम में, बड़ी जबरदस्त अप फ्रंट होके उन्होंने क्रिकेट खेली है, बड़ा हाई उनकी परफॉर्मेंसेस रही है। अटैकिंग मोड के अंदर रहते थे टीम उनकी, बिल्कुल ऐसे ही अग्रेसिव मोड में रहते थे, बट एट द सेम टाइम वो बड़े जबरदस्त बिहेवियर उनका होता था इन द फील्ड। एग्रेसिव भी होते थे और एप्रिसिएशन भी देते थे। अच्छा खेल रहे हो। इवन मुझे याद है सिडनी टेस्ट में जिसमें मैंने 250 किए थे और सलमान बट ने भी 100 किया था उसमें, तो उसमें वो सीढ़ी पे खड़े थे और उन्होंने मुझे बाकायदा, मेरा जब 50 हुए तो मुझे वेल प्लेड भी बोला था। मेरी एक दो शॉट्स पे उन्होंने क्लैप भी किया था। और मुझे ये भी याद है लॉर्ड्स में मैच हो रहा था, जब मैंने ब्रेडली को कोई 7-8 चौके मारे थे, वनडे हो रहा था, तो उसमें वो गुजरते हुए मेरे कान में 5-6 गालियां भी मुझे दी थी विस्परिंग। ऑस्ट्रेलिया बड़े रेनाउंड है इस चीज के अंदर कि ऐसा करते हैं। अच्छा यासर भाई, मैं आपसे लास्टली आपका इनपुट जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी प्लेयर्स के साथ खेले भी हो और अभी भी कुछ प्लेयर्स बड़ा क्लोजली आप देख रहे हो। T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप को जो अनाउंस हुआ, अब तो मेरा ख्याल है हमारी डिस्कशन सबसे बड़ी ये होनी चाहिए। अच्छा, अभी उस पर डिबेट तो बड़ी लंबी एक होती आ रही, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है जब से अनाउंसमेंट हुई, और अभी पीसीबी की भी एक तरदीद आ चुकी है, स्टेटमेंट कह लें आप।
आ चुकी है कि 10th तक हम पॉसिबिलिटी है चेंजिंग कर सकते हैं और मोस्ट लाइकली हमें नज़र भी आ रहा है कुछ चेंजिंग हो सकती है। एक तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जैसे 3-4 मैं मेनली नाम ले लेता हूँ, आपको लगता है कि क्या जस्टिफाइड है? जैसे फ़खर का ना होना, फ़खर जमान हमारा वाइट बॉल के अंदर बड़ा एक इम्पैक्ट प्लेयर था, मेरा मानना यह है कि इम्पैक्ट प्लेयर ही आपको जिताते हैं, तो फ़खर का ना होना एक, इस पर ज़रूर बात करें आप। दूसरा शर्जील, दोनों हमारे ओपनर थे, मेन ओपनर थे जिसको हम समझ रहे थे कि हमारे T20 स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी ओपनर हैं बाबर और उस्मान की बात करें तो इनका पहले 6-7 ओवर के अंदर इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 110-115 तक है, फिर अगले 5 ओवरों में ये 120-25 पर ओवरऑल लेके जाते हैं। और मोस्टली मैंने मैचेस के अंदर स्टैट्स देखे, ये तो 15 ओवर तक आउट ही नहीं होते। तो अगर आपकी 120 बॉलें हैं T20 के अंदर और उनमें से 70-80 बॉल्स ये दोनों खेल रहे हैं और पहले 10 ओवरों में ये बाउंड्री का फिगर भी आपके सामने होगा कि सिक्सर हमारा 1-2 लगता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा डेंट करेगी हमें? और जिस तरह यूई की कंडीशन है उधर तो आप विकेट्स बचाने चलेंगे तो फिर तो अगर, अच्छा एक और इसमें भी बात है, आपने आसिफ अली और खुशदिल शाह को रखा और शुएब मलिक को निगलेक्ट किया, और आजम खान के ऊपर डिबेट बहुत हो रही है कि आजम खान की फिटनेस का भी जो लेवल हमें पता है, तो इन दोनों का बताइए ओपनिंग के लिहाज से भी। और दूसरा, अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है तो मेरा ख्याल है 80% प्लेयर तो आउट ही नहीं होंगे हमारे, वो तो चाहे आसिफ अली भी आउट नहीं होगा या खुशदिल शाह भी आउट नहीं होगा। तो ये पहले बैटिंग पे बात कर लेते हैं, तो ओपनिंग का भी बताइए और मिडिल ऑर्डर का भी बताइए। देखें इरफान, बात यह है कि स्ट्राइक रेट की जहां तक आपने बात की है, तो स्ट्राइक रेट अगर आप बाबर का देखें और रिजवान का देखें तो इन्होंने दे हैव डन एक्सीलेंट, क्योंकि हमारे जो मेन ओपनर्स हैं, तो काम तो उनका है ना, जो ओपनर्स होते हैं उनका काम है कि आप अगर इम्पैक्ट प्लेयर हो और अगर आपको ऊपर खिला रहे हैं तो आपका काम है कि यार आप 150-170 के स्ट्राइक रेट से आप सर्कल खेलो, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। अगर आप इफ यू फेल टू डू इट देन व्हाट ऑप्शन यू हैव, ठीक है। अगर आपने ये चीज नहीं की, अगर आप एज ए ओपनर इफ यू फेल टू अचीव दैट टारगेट एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप शुरू में 150 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे एटलीस्ट, तो बीच में तो थोड़ा सा आपको, अब ये तो नहीं है कि पहले ओवर से लेके आखिरी बॉल तक छक्के चौके लगते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी होता है गेम, ठीक है। 8 ओवर से 12 ओवर तक आपको थोड़ा सा सिंगल डबल करने पड़ते हैं, थोड़ी सी बनानी पड़ती है, क्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं तो ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती, हमारी जो ओपनिंग जो है वो जो हमारे इम्पैक्ट प्लेयर्स थे, स्पेशली फखर जमान, शर्जील खान, आई हैड हाई होप्स फ्रॉम देम जब वो खेले। इसमें यासर भाई मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, इनको तो चांस ही नहीं दिया गया ना। फखर को तो इंग्लैंड में भी और वेस्ट इंडीज में भी 5वें-6ठे नंबर पे रखा गया, ओपनिंग पे तो खिलाया ही नहीं गया। इसी तरह शर्जील को भी साउथ अफ्रीका में भी देखे एक मैच खिलाया गया, जब बांग्लादेश जिम्बाब्वे में भी एक मैच खिलाया गया, इधर भी एक मैच, तो वो तो खिलाया ही नहीं जा रहा प्रॉपर, तो वो क्या अपना परफॉर्मेंस शो करे? एक मैच में तो कोई भी नहीं शो कर सकता। मेरा पॉइंट ये है, देखें मेरा पॉइंट ये है कि फखर तो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम, एवरीवन, क्योंकि उसने एक दफा चैंपियन ट्रॉफी में 100 करके जिताया हुआ है। मतलब अगर वो एक दफा कर सकता है तो 2 दफा भी कर सकता है, 2 दफा कर सकता है तो 6 दफा भी कर सकता है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये कि व्हाई नॉट, ठीक है। एक दफा हुआ, ठीक है, 2 दफा, वी ऑल नो कि ही हैज वेरी गुड रेंज ऑफ शॉट्स। सेम गोज फॉर आसिफ अली, सेम गोज फॉर आसिफ, ठीक है। आसिफ अली की सिलेक्शन हुई, ठीक है, सब एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये सिलेक्शन सही नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा नहीं ठीक है, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा कि यार वो मुश्किल बॉलर पे छक्के मारते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कन्विंस हो गया, मैंने कहा ठीक है यार चलो मुश्किल बॉल पे छक्के मारते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद जब सिलेक्शन हो गई उसकी, उसके बाद उसने 2 मैच खेले, 3 मैच खेले मेरे ख्याल से कैरेबियन लीग में जी, ठीक है। उसको पॉइंट प्रूव करना चाहिए था यार, एटलीस्ट खुशी में ही कर देता कि यार मेरा वर्ल्ड कप में नाम आया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है, उसका नाम आया, उसने उधर परफॉर्म नहीं किया। स्टिल मैं उसके टैलेंट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मे बी वो वर्ल्ड कप जिता दे पाकिस्तान को, बट मैं सिर्फ उसके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, उसके अप्रोच की बात कर रहा हूँ, व्हाई दिस हैपनिंग, ठीक है। फिर हम बात करें, चले शुएब मलिक की तो इतनी परफॉर्मेंसेज है माशाल्लाह, पाकिस्तान का कप्तान भी रहा है, बात इस तरह नहीं करनी चाहिए, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी वेस्ट इंडीज में। आप फिर हम बात करते हैं आजम खान की, आजम खान ने एटलीस्ट 150 तो किया ना उधर सब कह रहे हैं उसकी सिलेक्शन की हुई है।
खैर उसको इंटरनेशनली चले जो भी है उसका। अच्छा, लास्टली ये भी बता दें मुझे, जाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, बॉलिंग का भी बता दें कि आमिर और वहाब को नहीं रखा गया, और बाकी ओवरऑल हसन अली हमारी मेन कमोडिटी है, साथ शहीन शाह अफरीदी हैं, ओबियसली 2 स्पिनर साथ होंगे, अमाद और शादाब तो मस्त खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, नज़र भी आ रहे हैं, नवाज भी हैं, ये मेन बॉलर है। तो तीसरा बॉलर आप नहीं समझते कि एक स्लॉट खाली था हारिस रऊफ की जगह या हसनैन की जगह पे हमें एक सीनियर मेंबर चाहिए था आमिर या वहाब की सूरत में? देखिए वहाब का तो मैं समझता हूँ कि चले वो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज कर सकते थे, बट अगेन जो सिलेक्शन कमेटी है उसके जहन में क्या था, बोर्ड के जहन में क्या था, वी डोंट नो। बट एक बॉलर का मुझे अफसोस हुआ है जिसने परफॉर्मेंस भी दी है, वो है शाहनवाज धानी जी। उसका कहता हूँ कि वो उसकी सिलेक्शन होती तो खुशी होती सबको कि यार उसने पीएसएल अपनी टीम को जिताया, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसकी एनर्जी थी, जिस लेवल पे वो उसने जाके परफॉर्म किया है, जिस तरह, हाँ कुछ चीजें उसको सीखने की जरूरत है, बट टाइम के साथ उसे सीख जाएगा। एटलीस्ट उसे कहीं पे ट्राई कर देते वर्ल्ड कप से पहले, टीम अनाउंस करने से पहले। बट मे बी अगेन फिर मैं ये कहूंगा कि वहां पे भी हसनैन की जो क्रिकेट है उससे ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे, मे बी वहां पे उसको एज मिल गया। बट ये एक मुझे सिलेक्शन का है कि वो होना चाहिए था। बट अगेन वी हैव टू बैक द टीम यार, जो भी है जिस तरह भी है, वी हैव टू बैक देम। टीम अनाउंस हो गई है, हाँ अगर टीम अनाउंस होनी होती तो फिर हमारी जो है बहस बनती है। अभी भी मार्जिन हमारे पास है यासर भाई, शायद हमारी डिस्कशन से या ओवरऑल डिस्कशन से शायद कोई ऐसा नाम आ जाए जो टीम में डिजर्व करता है तो बेहतरी की तरफ आ जाए। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और वर्ल्ड के लाए, और ये जो डेंट होती है ऐसी चीज़ें और कंट्रोवर्सीज इन तमाम को फिर एक शटअप कॉल भी मिले। यासर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेडी टू हैव यू इन माई शो। जी नाजरीन, जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि ये स्पोर्ट्स क्लब को 1 साल होने जा रहा है, हम अपनी सेलिब्रेशन अपनी पूरी टीम के साथ कर रहे हैं, हम केक काटते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।